भी स्टूडेंट है क्लास में, सबका आंसर मेरे को चैट सेक्शन में चाहिएगा। क्वेश्चन 1 का ए, 2 का बी, ऐसे करके आप आंसर दोगे। करो आंसर। 1 का बी, a cell coded protein formed in response to infection with most common viruses। हीमा अच्छे से पढ़ो बेटा क्वेश्चन, वायरल इन्फेक्शन बोल रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन। मैम यस, अब रीड किया तब पता चल गया आंसर। हाँ तो फर्स्ट टाइम में पता चल जाना चाहिए ना, रीड अच्छे से किया करो। बाकी और किसी को आंसर नहीं करना, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? या वेरी गुड दिव्या, फर्स्ट का होगा सी, इंटरफेरॉन। तो हमेशा याद रखना, कहीं पे भी वायरल इन्फेक्शन की बात की जाएगी तो हमेशा वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंटरफेरॉन आएगा। सेकंड का बताओ फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। गुड इवनिंग महक। जो बैक्टीरिया कोज करता है। लेप्रोसी, एड्स, सिम्फिलिस, पर्ट्यूसिस। आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों के लिए ना वीडियो बनाया था शॉर्ट ट्रिक्स पे, बैक्टीरियल डिसीज याद करनी, सारी वायरल डिसीज याद करनी, देखा है वो? यस मैम, देखा था। तो अगर देखा है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, इसीलिए तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती हूँ। तो क्या होगा? लेप्रोसी होगा ना, बट लेप्रोसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है एक। सिम्फिलिस 2 का होगा सी। टाइफिन्स है। या ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी है और बैक्टीरिया के थ्रू भी कोज होती है। राइट, सेकंड का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन व्हाट इज ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट्स इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर टी लिम्फोसाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है? दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड, देयर आर ऑफ 3 मेन टाइप, cytotoxic T cells, helper T cell और suppressor T cells. These originate in lymphoid tissues. They scavenge damaged cells and cellular debris. थायराइड में भी नहीं बनते, कहाँ पे बनता है थायराइड की जगह पे? थाइमस में बनता है ना। इनके अंदर 3 सेल्स होती है, साइटोटॉक्सिक मतलब किलर सेल्स, हेल्पर सेल्स और सप्रेसिव सेल्स एग्जैक्टली होता है। दे ओरिजिनेट इन लिम्फॉइड टिश्यूज, लिम्फॉइड टिश्यूज के अंदर नहीं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर होता है। दिस स्कैवेंज डैमेज सेल्स एंड सेलुलर डेब्रीज। क्या डैमेज सेल्स को स्कैवेंज करने का काम करता है ये? सिर्फ और मैम सिर्फ बी होना चाहिए। बी, बी होगा ना इसका, यस मैम। क्योंकि एंटीबॉडीज बनाने का काम थोड़ी ना करते, तो सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन और टिश्यू ग्राफ्टिंग उसके केस में हम वर्क करते हैं आपका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। फोर्थ का आंसर देखो, ऑब्स्टिकल टू लार्ज स्केल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स। अगर लार्ज स्केल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या ऑब्स्टिकल आएगा? इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज। राइट राइट राइट, फोर्थ का बी होगा, इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन होगा फॉरेन बॉडीज का। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5, the use of cannabis product, cannabis like भांग, गांजा, चरस, marijuana, हशीश, ये सब क्या करता है? डिप्रेशन ऑफ ब्रेन एक्टिविटी, फीलिंग ऑफ काल्मनेस।
alter thoughts, perceptions, feelings, suppress brain functions and relieve pain. पेन रिलीफ कराने वाले एनाल्जेसिक्स होता है ना, एनाल्जेसिक जो इफेक्ट सिखाता है, तो ये क्या करता है? कैनाबिस सटाइवा। आई गेस डी होना चाहिए ना, फिफ्थ मैम का। वैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जो भी इफेक्ट करता है ना, हाँ, कार्डियोवास्कुलर पे भी इफेक्ट करता है। तो नर्वस सिस्टम पे भी एज वेल करता है क्या? हाँ, नर्वस सिस्टम पे भी करता है। मेन मेन जो काम होता है वो नर्वस सिस्टम पे ही होता है इसका। अलर्टनेस ओके मैम। बढ़ाता है, एक्टिविटीज बढ़ाता है। जनरली मैंने आप लोगों को, अगर आप वीडियो देखोगे ना तो उसमें आपको समझ में आए, बहुत सारे एग्जांपल्स देके मैंने ये चीज समझाया हुआ है। जैसे कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, जो नाइट वर्क करते हैं, रात में जिनको सोना नहीं होता, तो वो इस टाइप के ड्रग्स लेते हैं, इस टाइप की मेडिसिन लेते हैं, ताकि उनको नींद कम आए, उनकी अलर्टनेस बढ़ जाए अपने काम में। या फिर जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो ऐसी चीजों का यूज करते हैं अपना टेंशन बढ़ाने के लिए। काल्मनेस में हमेशा याद रखना, ट्रिंक्विलाइजर्स का हम यूज करते हैं, जो आपको शांत करता है, काल्म करना किसी चीज को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन मेडिसिनल प्लांट? इनमें से कौन सा इंडियन मेडिसिनल प्लांट है? तो इनमें से इंडियन मेडिसिनल प्लांट है आपका रोवोल्फिया सर्पेंटिना। रोवोल्फिया सर्पेंटिना प्लांट की जो रूट्स होती है ना, इसकी रूट्स को यूज किया जाता है ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। मैम कॉमन नेम क्या होता है इसका? इसका कॉमन नेम यही होता है, रोवोल्फिया सर्पेंटिना ही। मैम ये तो साइंटिफिक अगर नेम है इसका, ना? हाँ, अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है आपका, बट इतना है कि ये इसकी जो रूट्स होती है ना, इसकी रूट्स को ब्लड प्रेशर टाइप की जो डिसीज होती है उनको ट्रीट करने में हेल्प मिलता है। इसका रोवोल्फिया सर्पेंटिना का हिंदी में तो हम सोच सकते हैं, जैसे कि ना वो होता है ना, इसकी रूट्स को स्नेक रूट्स टाइप से भी बोला जाता है, कि जैसे स्नेक होता है ना शेप उसकी, उस टाइप से इसकी रूट्स होती हैं। स्नेक रूट टाइप से हो सकता है इसका कुछ नाम। मैम जियो ग्रुप में मैसेज कर रही है, उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही। बेटा लेकिन आपकी क्लास ज्वाइन हो रही है तो जिया की क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है? चलो मैं देखती हूँ, आप सॉल्व करो, मैं उनको लिंक शेयर करती हूँ। हो गया क्या जिया का ज्वाइन? यस मैम। ओके, मैं आपके लिए लिंक ही शेयर कर रही थी दूसरा। चलो अगर ज्वाइन हो गया, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, in which one of the following pair of disease both are caused by virus? टीटनस, टाइफाइड। टाइफाइड तो बैक्टीरियल डिसीज है। वोपिंग कफ, स्लीपिंग सिकनेस, ये भी बैक्टीरियल डिसीज नहीं, नहीं वायरल डिसीज नहीं है। साइमफ्लीज एंड एड्स, साइमफ्लीज कैसी डिसीज है? अभी देख रहे थे ना, बैक्टीरियल डिसीज है। और मीजल्स एंड रेबीज, ये दोनों की दोनों कैसी डिसीज है? वायरल डिसीज। वायरल डिसीज, एग्जैक्टली। तो 7th का आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, hypersensitivity to an allergens associated with hypersensitivity, मतलब एलर्जी वाला केस। तो एलर्जी में क्या होता है? एबरेंट फंक्शनिंग ऑफ इम्यून मैकेनिज्म, मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम वो अचानक से कुछ भी ऐसे बिहेवियर करने लग जाता है, कोई मतलब हार्मलेस चीज होती है उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बना देता है, तो उसी को एलर्जिक रिएक्शन बोलता है। तो बच्चों यहाँ पे 8 के 8 क्वेश्चंस में आई गेस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आगे चलिए अभी। यस मैम। मैम। यस मैम।
चलो ये सॉल्व करो। 9, 10, 11, 16, 17, 18। 6 क्वेश्चंस। 9, 10, 11, 16, 17, 18। Nine question. Carcinoma refers to carcinoma, sarcoma, lymphoma। तीनों वर्ड समझाए थे। बताओ बच्चों 9 का आंसर। तो चुप बैठ गए बिल्कुल। सी। बेटा कार्सिनोमा कहाँ पे बताया था? कार्सिनोमा कहाँ पे होता है? अपने नोट्स ओपन करो फटाफट से। स्किन और म्यूकस में बताया था क्या? कनेक्टिव टिश्यूज में नहीं बताया था? या फिर एपिथेलियल टिश्यूज, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में से? जिसमें मैंने आपको ब्रेस्ट कैंसर लिखवाया था वही तो था ना? कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। बेटा कनेक्टिव टिश्यू का होता है कार्सिनोमा। कनेक्टिव टिश्यू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का नहीं होता ये। कंफ्यूज हो रहे हो उस क्वेश्चन में? यस मैम, थोड़ा सा। क्या लिखवाया था अच्छा मैंने आप लोगों को कार्सिनोमा में? अब क्वेश्चन आता है मैलिग्नेंट है बेनाइन है? कार्सिनोमा एक बार मेरे को रीड करके बताओ। हाँ जी। मैम मैंने कहीं पे रीड किया था, मतलब मैम मैंने बुक से रीड किया था, तो वहाँ पे था कि सार्कोमा जो था वो कनेक्टिव जो है टिश्यू को अफेक्ट करता है, जो कैंसर होता है। ओके। और लिम्फोमा में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मैम जिसमें लिम्फेटिक सिस्टम वगैरह अफेक्ट होता है, जो सेल्स जो है कैंसर को अफेक्ट करती है। एग्जैक्टली। तो हमारा यहाँ पे कार्सिनोमा में क्या आएगा फिर? स्किन। अच्छा स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है कौन सी? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मेसोडर्म है? कौन सी टाइप में आएगी ये? एक्टोडर्म। और मैंने आप लोगों को एक्टोडर्म में क्या लिखवाया है? क्या लिखा था हम लोगों ने? एक्टो में ही लिखवाया था ना कार्सिनोमा, एक्टोडर्मल। यस मैम। हाँ तो फिर एक्टोडर्म में क्या आएगा? आंसर क्या होना चाहिए इसका? सी होना चाहिए ना? देखो मेरे कनेक्टिव टिश्यू बोलने के बाद संतोष एंड तानिया दोनों ने अपना आंसर चेंज कर दिया। तो अपने आंसर पे स्टिक रहा करो। मैंने बोला कार्सिनोमा का, मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली लिखवाया था कार्सिनोमा आपका सार्कोमा और लिम्फोमा किस किस टाइप में हो सकता है, एक्टोडर्म में, एंडोडर्म में, मेसोडर्म में। उसी के बेसिस पे आपको सोचना था बस। कनेक्टिव टिश्यू तो मेसोडर्म में आएगा ना, और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन्स हैं तो ये तो एक्टो में आएंगी, यस मैम। है ना? या फिर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जगह पे एपिथेलियल टिश्यू भी दे सकते थे। एपिथेलियल टिश्यू भी सी के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी हमारा। इस पॉइंट को लिखना चाहो कहीं पे लिख लो। और एक मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर होता है
नेक्स्ट ऐसे भी आ सकता है इसका ऑप्शन कि आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर, जैसे ए और बी ऑप्शन में दिया हुआ है ना, मैलिग्नेंट और बेनाइन दोनों दिए हुए हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा आ सकता है। तो ये जितने भी कार्सिनोमा सार्कोमास होते हैं मैलिग्नेंट टाइप के ट्यूमर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कंफ्यूज होना छोड़ दो बच्चों, कब तक कंफ्यूज हुआ करोगे? चैप्टर पढ़ चुके हो तो कॉन्फिडेंस रखा करो अपने आंसर पे। HIV is a protein code and a genetic material. Genetic material क्या हो? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एग्जैक्टली। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को। 11th वाला देखो, 11th मैम 11th का सी होगा पासिव इम्यूनिटी। शॉर्ट लिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा। मदर से फीटस तक कौन सी वाली एंटीबॉडी जाती है? वो एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। श्वेता बताओ आंसर। IgG मैम। IgG। एंड वो कौन सी एंटीबॉडी है जो मदर मिल्क के थ्रू पास ऑन होती है? IgA. IgA। तो ये दोनों की दोनों किस टाइप की इम्यूनिटी है? नेचुरल, आर्टिफिशियल, सॉरी नेचुरल है ना, आर्टिफिशियल नेचुरल नेचुरल है. और पैसिव, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यही होगा ना? नेचुरल होंगी, पैसिव होंगी और एक्वायर्ड होंगी। तो ये होगी हमारा आंसर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी आर कॉम्प्लेक्स। कैसे कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है? Glycoprotein. Yeah, exactly. Glycoprotein. Next, 17th. Select the correct statement with respect to disease and immunization. अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। स्टेटमेंट्स को पढ़ो एंड पढ़ने के बाद उनको पिक करो कि ट्रू है या फॉल्स है। चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, चारों के आपको पता होना चाहिए कि ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। पहला, if due to some reasons B and T lymphocytes are damaged, the body will not produce antibodies against a pathogen. The B and T lymphocytes दोनों ही डैमेज हो जाए तो बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। सिंपल सी बात है, तो सही है ना? इन्फेक्शन ऑफ डेड और इनएक्टिवेटेड पैथोजन, कोई डेड या फिर इनएक्टिवेटेड पैथोजन है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। मैम वैक्सीनेशन होगा ना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराता नहीं, वैक्सीनेशन। इस स्टेटमेंट को सही करो। अच्छा, बी वाले स्टेटमेंट को। इन्फेक्शन, आप किसी इंडिविजुअल की बॉडी में डेड या फिर इनएक्टिव पैथोजन डाल रहे हो तो एक पैसिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी। पैथोजन डाल रहे हो बेटा, एंटीबॉडीज उसकी होस्ट बॉडी खुद से बनाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी मैम। एक्टिव इम्यूनिटी Active होगी. वेरी गुड तनु। तो इसलिए इसका करेक्ट बी का हमारा एक्टिव इम्यूनिटी होगा, इसलिए इनकरेक्ट है। सी वाला पढ़ो जरा। सर्टेन प्रोटोजोन्स हैव बीन यूज्ड टू मास प्रोड्यूस हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए किसका यूज किया गया था? इसको आप एक्स्ट्रा में लिखना चाहो लिख सकते हो। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए ईस्ट का यूज किया गया था, क्योंकि एक रिकॉम्बिनेंट में लिखाया था ना आप लोगों को मैंने, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में। सेकंड जनरेशन वाला। हाँ, तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में इसको आपको याद रखना है कि ये एक टाइप से ईस्ट प्रोड्यूस कराता है इसको। नेक्स्ट, मैम ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट वाला डी वाला। This one false. infection of snake antivenom against snake bite is an example of active। ऑब्वियसली ये तो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, तो हमें पिक क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो बताओ करेक्ट कौन सा होगा इसमें? मैम ऑप्शन नंबर ए। ए फर्स्ट वाला मैम। सिंपल हो गया। चलो आगे। अभी क्वेश्चन नंबर 18। इंक्रीज एस्थमेटिक, मतलब अस्थमा के जो अटैक्स हैं इन सर्टेन रीजंस आर रिलेटेड टू एक पर्टिकुलर Inhalation of seasonal pollen. सीजनल पॉलन जो होता है वो मैम प्रोड्यूस बी ऑप्शन। उनके इनहेलेशन से ये होता है। चलो, तो क्वेश्चंस हम लोगों के हो गए। अभी आगे देखते हैं। 11 तक हम लोगों ने कर लिया था ना, और यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया 18 तक। अभी ये क्वेश्चंस करो। पहले 12 करो, 13, 14, 15। 12, which one is a correctly matched sexually transmitted disease with
इट्स पैथोजन। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वाला ना, ये आप लोग बोलोगे कि मैम हमने यहाँ पे तो नहीं पढ़ा है, बट ये हम लोग गोनोरिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैम पढ़ा है ना, गोनोरिया सही है। गोनोरिया, नेजेरिया, गोनोरिया, ये सारी उसमें पढ़ा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। यस मैम। नेक्स्ट, तो विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी, एक होती है इनेट इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपको बाय बर्थ मिलती है। डू द स्लाइवा इन द माउथ एंड टीयर फ्रॉम द आईज, ये कौन से टाइप के बैरियर हैं? सी। फिजियोलॉजिकल Physiological बैरियर। value. फिजियोलॉजिकल बैरियर। एग्जैक्टली, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। और फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? मैम स्किन मैम फिजिकल स्किन। बैरियर का एग्जांपल है। स्किन एंड म्यूकस, यही थे ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैम चलो सॉर्टेड। तो टाइफाइड। वायरल मैम टेस्ट टाइफाइड नेक्स्ट है। टाइफाइड है। टाइफाइड। 15 which one of the following depresses brain activity and produce feeling of calmness, जहां पे भी calmness वर्ड आ जाएगा तो याद रखना ट्रैंक्यूलाइजर्स आपको लिखना है। तो इनमें से कौन सा ट्रैंक्यूलाइजर्स है हमारे, जो ट्रैंक्यूलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? Ma'am, C. एम्फेटामाइन या वैलियम होगा? मैम ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होता है? ट्रैंक्यूलाइजर्स क्या होता है बेटा? मॉर्फिन होगा ट्रैंक्यूलाइजर मैम। वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी के अंदर काल्मनेस प्रोवाइड कराती हैं, वो बोलते हैं ट्रैंक्यूलाइजर्स। तो इसका करेक्ट आंसर वेलियम है। मैम हाय बच्चों, स्क्रीन विजिबल है क्या आप लोगों को? यस मैम। यस यस मैम। आई गेस। हाँ जी, मैम फिर ये जो एम्फीटेमाइंस है फिर ये क्या है? एम्फेटामाइन ये ट्रैंक्यूलाइजर कौन वो सी? सेकंड टाइप वाले हम लोग पढ़ते हैं ना। एम्फेटामाइन उसके बाद दो टाइप के होते हैं। मैंने आप लोगों को इसीलिए बोला था बेटा एक बार वीडियो देख लेना, ये मैम देख लेंगे, वो हमारी मिस्टेक थी, हमने नहीं देखा। वो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। एक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट्स दिखाता है। तो जितने भी एम्फेटामाइंस होते हैं ना, एम्फेटामाइन जनरली आपके जो एथलीट्स होते हैं अपनी बॉडी में अलर्टनेस, स्लिपनेसनेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो ये हर्शीज है यहाँ पे, ये हर्शी क्या करता है, हेलुसिनोजेंस दिखाता है। हेलुसिनोजेंस का मतलब समझते हो कि अपने ही मतलब Yes, मन में ma'am. एक टाइप से ख्याली पुलाव पकाना, अपनी एक दुनिया में Yes. रहना। और जो ये आपका वैलियम होता है ना, ये वैलियम क्या करता है, वैलियम आपकी बॉडी के अंदर काल्मनेस लेके आता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स फील कराता है, ब्रेन की एक्टिव। अब आप देखो, आप रिलैक्स कब फील करोगे? आपको सपोज करो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रखा है ना, किसी इंडिविजुअल को डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन के केस में आप उसको किस टाइप की मेडिसिन दो? एक जनरल सी लैंग्वेज में सोचना। आप डिप्रेशन के केस में उसको ये थोड़ी ना दोगे कि एक ऐसी मेडिसिन आप उसको दे रहे हो जिसकी वजह से उसको नींद ही नहीं आ रही है ना, या फिर वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो गया है, ऐसी मेडिसिन नहीं दोगे। या फिर आप उसको ऐसी भी मेडिसिन नहीं दोगे जिसकी वजह से वो अपनी ख्याली पुलाव पकाने लग जाए, मतलब अपनी दुनिया में खोया रहे, ऐसी भी मेडिसिन नहीं दोगे। आप उसको एक ऐसी मेडिसिन दोगे जिसकी वजह से उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो उसकी ब्रेन की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाए। क्योंकि डिप्रेशन कब होता है? डिप्रेशन जब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप किसी एक चीज के बारे में बहुत एक्सेसिव आप सोचने लग जाते हो, तभी तो वही तो रीजन होता है ना डिप्रेशन का। तो उस केस में आप उसके ब्रेन को रिलैक्स कराओगे, उसकी बॉडी में काल्मनेस लेके आओगे। ट्रैंक्यूलाइजर से आप ऐसे याद रखना। अच्छा, जैसे होता है ना कि लोग मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर जाते हैं ना, होता है ना कि बहुत शांति टाइप से फील हो रही है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं। या फिर किसी चर्च में जा रहे हो, या फिर कोई भी अच्छी सी जगह पे आप जाते हो घूमने के लिए, तो वहां पे जितने भी आपके टेम्पल्स होते हैं, जितने भी आपके इसी टाइप के चर्च वगैरह हो गए, तो ये वहां पे रिलैक्स फील होता है। वो किस वजह से होता है? वो पता है किस वजह से? आपने कभी एक चीज नोटिस की है, जितने भी ये टेम्पल्स होते हैं या मॉमडन्स में क्या बोलते हैं मॉमडन्स के टेम्पल्स को?
से तो उनका जो ऊपर का जो शेप होता है उसमें होता है ना, ट्राइंगल शेप में, डोम लाइक ट्राइंगल शेप में होता है। तो ट्राइंगल डोम शेप होता है, किस में होता है? डोम शेप होता है। होता तो एग्जैक्टली ऐसे ट्राइंगल शेप में है ना, जैसे टेम्पल्स को तो एग्जैक्ट ट्राइंगल में होता है, बस उनका हल्का सा उसको राउंड कर देते हैं। शेप तो वही है ना, बिल्कुल ट्राइंगल के जैसी। यस मैम। तो पता है ऐसे माना जाता है, मतलब ये साइंटिस्ट जो क्या कि बोला हुआ है कि जो ट्राइंगल शेप होता है ना, ट्राइंगल शेप क्या करता है, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना, उन सभी पॉजिटिव एनर्जीज को ट्राइंगल शेप एक जगह एक्यूमुलेट कर देता है। और इसीलिए जितने भी टेम्पल्स होते हैं, चर्च होते हैं, इस टाइप की जगह होती हैं, उनका जो मेनली जो ऊपर वाला पार्ट होता है ट्राइंगल शेप में बनाया जाता है, ताकि वहां पे पॉजिटिव एनर्जी लोगों को फील हो पाए। और इसीलिए इन मेडिसिन का नाम भी ना इसी के ऊपर रखा गया था, ट्रैंक्यूलाइजर्स इनको बोलते हैं, क्योंकि बॉडी को काम करने का काम करता है, वो ट्रैंक्यूलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ट्रैंक्यूलिटी वो वर्ड वहीं से आया है आपका, वो टेम्पल के ऊपर ट्राइंगल शेप होता है, क्योंकि वहां पर सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। इस टाइप से कंसेप्ट से पूरा मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगा। अब आया समझ में कि कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग किस केस में आप यूज करोगे। यस मैम। चलो, तो 15 का आंसर क्या होगा? आपको ब्रेन की एक्टिविटी को कम करना है, डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी को कम करना है। तो एक ऐसी मेडिसिन दोगे जो उसके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करे, और नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करने के लिए हमेशा काल्मनेस वर्ड से याद रखना, जहां पे भी काल्मनेस आ गया ट्रैंक्विलाइजर्स का हम लोग यूज करने वाले हैं वहां पे। और इनमें से ट्रैंक्विलाइजर हमारा वैलियम होता है। बाकी तीनों के तीनों टाइप के आप ऐसे समझो ना, ये हेलुसिनोजेनिक टाइप से है, अलर्टनेस बढ़ाता है बॉडी में। अब जिसको ऑलरेडी डिप्रेशन है उसको हम अलर्ट थोड़ी ना बनाएंगे, उसको तो स्लो डाउन बनाएंगे ताकि वो कम सोचे। चलो, 12 हो गया, 13, 14, 15, 19, 20, 21, ये तीनों क्वेश्चंस करो। A person likely to develop tetanus is immunized by administering, टीटनस अगर किसी को हुआ है, टीटनस के केस में एंटी टीटनस सीरम लगाया है, एंटी टीटनस सीरम का इंजेक्शन, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, उसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या फिर वीकेंड जर्म्स। मैम प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। नहीं, वीकेंड जर्म्स होता है बेटा, वीकेंड जर्म। वीकेंड जर्म्स मतलब इस टाइप के जर्म्स होते हैं जो वीक फॉर्म में होते हैं, और वीक फॉर्म में जर्म्स को किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, फिर ये तो पोलियो में होता है ना वीक जर्म्स, टिटनस में तो आई थिंक परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है। हाँ, वो जो उसका इम्यूनाइजेशन दिया जाता है ना किसी इंडिविजुअल को, कैसे दिया जाता है कि सपोज करो किसी को टीटनस हुआ है ना, तो पहले इसका क्या किया जाता है, टीटनस में एक वीकेंड जर्म्स लिया, मतलब इंजेक्शंस बनाए, उसको किसी एनिमल में या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया, फिर उसकी बॉडी धीरे धीरे उस एंटीबॉडीज को बनाएगी, तो उन एंटीबॉडीज को आइसोलेट करके रख लिया जाता है, उन एंटीबॉडीज को आइसोलेट, फिर इमरजेंसी के केस में इसको एंटीटीटनस सीरम इंजेक्शन की तरह एंटीबॉडीज दी जाती हैं उसमें, ऐसे। और टीटनस के केस में आप लोगों ने सुना, टीटनस में जनरली वीकेंड जर्म्स ही इसका यूज किया जाता है। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज आपका सिर्फ और सिर्फ एक केस में होता है, उसमें एंटीविनॉम में, एंटीवेनम। एंटीविनम में, जहां पे स्नेक बाइट का केस होता है, सिर्फ वहां पे याद रखना प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है, बाकी कहीं पे नहीं होता, क्योंकि वहां पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इसलिए बनाई जाती है क्योंकि स्नेक बाइट बहुत रैंडम प्रोसेस होता है, अचानक से किसी ने काट लिया, सांप ने उसको काट लिया, तो उसको वही प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दिया जाएगा। लेकिन टीटनस के केस में ऐसा भी हो सकता है कि उसको टीटनस का इन्फेक्शन बहुत कम है, तो उसको वीकेंड जर्म्स उसकी बॉडी के अंदर कि खुद से भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कराई जाती हैं, या फिर अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो बनी बनाई एंटीबॉडीज भी उसको दी जाती हैं। ठीक है, ओके मैम। क्वेश्चन याद रखने का ये तरीका है, कहीं पे भी आपका एंटीविनोम आया, स्नेक वाला आया, तो उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज लिखी हैं। एक सेकेंड होल्ड करना बच्चों, आप करो तब तक सॉल्व।
हाँ जी बच्चों, हो गया क्वेश्चन? मैम कौन से क्वेश्चन पे हो? 21 डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू, क्या हो सकता है? मैम डी। ओके, आगे चले अभी? यस। यस मैम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। चलो सॉल्व करो। 22 क्वेश्चन विजिबल है ना? यस मैम। ओके, मैम प्लेटलेट्स। हाँ एग्जैक्टली, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रेटेड बाय प्लेटलेट। देखो ये हमने वो पढ़ा था ना, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है हमारा। Which one of the following technique is safest for the detection? देखो सारे चैप्टर्स ना बहुत इंटर रिलेट करते हैं। MRI सबसे सेफेस्ट कौन सी होगी? एमआरआई। MRI सीटी स्कैन नहीं हो सकता? MRI माना जाता है, ज्यादा सेफेस्ट होता है। एग्जैक्टली, एमआरआई सबसे सेफ माना जाता है। वेरी गुड। बाकी मैम बच्चे, सीटी स्कैन ज्यादा कराने से वो कैंसर भी हो सकता है ना? हाँ कैंसर हो सकता है क्योंकि उसमें यूवी रेडिएशन डाली जाती हैं। मैम लेकिन डॉक्टर तो MRI से भी दूर भागते हैं। वो तो है, बिकॉज एमआरआई थोड़ा कॉस्टली होता है ना एज कम्पेयर टू सीटी स्कैन। नो मैम, मतलब पेशेंट को उसमें बैठा लिटा कर भाग जाते हैं वहां से। नहीं भागते थोड़े ना, वो तो मशीन के अंदर लिटा देते पूरी मशीन, उसमें आपकी पूरी बॉडी की एमआरआई हो जाती है, आपकी बॉडी। नो मैम, डॉक्टर भाग जाते हैं, उस कमरे से ही भाग जाते हैं, वो बाहर से देखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। हाँ वो क्योंकि उनको चीज उसको देखना होता है ना कि वो पूरी बॉडी जैसे चल रहा है मशीन में, एग्जामिन भी तो करना होता है ना। उसके लिए ना दूसरा होता है जो ऑलरेडी कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, बट उनको कुछ ज्यादा ही डर रहता है कि एक्सपोजर की वजह से उनको कुछ हो ना जाए। सबसे ज्यादा डरपोक दिखते हैं। वैसे इतना होता नहीं है उनको। तो 23 में तो कंफ्यूजन नहीं है बच्चे, 23 का ही होगा। 24 करो, 27, 28, 29। मैम 24 का बी ऑप्शन है ना? मैम बी। इसमें B होगा। निमोनिया इज कम्युनिकेबल डिसीज वेयर इज द, अच्छा बी बोल दो ना। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वेलाई वेयर इज द कॉमन कोल्ड, या बट नॉट द लंग्स, राइट। 24 का बी होगा। वेरी गुड। सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं 24 के बी से? यस मैम। यस मैम। 27, यस मैम। 28, 29। 7 का ए। राइनो वायरस। मैम ए। राइट, वेरी गुड। राइनो 28, वायरस। मैम 28 का सी होगा। चेरिया। यस मैम वाउचेरिया। अभी 29 का जिससे मैं पूछूंगी वो आंसर करेगा। 29 का साक्षी, आंसर करो बेटा। 29 का क्या होगा? आंसर तो दिखाई दिया आपने। कहाँ दिखाया हुआ है? मैम ए का सी। A29 का सी। साक्षी ने बताया ना ये? किसने बताया ये? यस मैम। 29 का सी, स्पोरोजोइट्स।
एड्स मॉस्किटो। बेटा स्पोरोजोइट एड्स मॉस्किटो में थी क्या? अकॉर्डिंग टू सी ए का सेकंड होना चाहिए, तो मेरे को तो फर्स्ट कॉल ए को ही सही नहीं लग रहा है। बाकी और मैच करके देखो, फाइलेरियसिस, टाइफाइड, चिकन। मैम ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें। मैम डी Option होगा मैम। बेटा साक्षी से पूछा था, साक्षी से। आप लोग साक्षी हो नहीं हो ना? मैम आपने आंसर तो पहले ही बता दिया, दिखा दिया तो। कहाँ दिखाया मैंने आंसर? मैम पहले था उस पे, हाँ, वो ऑलरेडी मार्क था। एक ही तो मैच हो रखा था ना। नो मैम, डी के नीचे ना अलग से सिंबल था। वैसे एक से भी देखा जाए तो पता चल जाता था कि क्या है आंसर। यस मैम, अगर सी वाला भी हम्म, करेक्टली मैच कर देंगे बाकी सारा ठीक हो जाए। देखो हमने डी को टाइफाइड मैच के कर क्या है? रखा था। वाइडल टेस्ट है। अब सी का क्या होना चाहिए? 4। तो एक ही में सी का 4, बाकी पता हो या ना पता हो हम लोगों को कुछ मैटर भी नहीं करता, हमारे पास तो आंसर है। राइट मैम ये साक्षी? मैचिंग का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, ये सबसे अच्छा पर सब में तरीका ये वर्क नहीं करता, है। सब में नहीं करता, बहुत, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल 90 केसेस में दो करता मोस्टली पता में होना करता मैम, है मैम। बहुत क्वेश्चंस में करता है पर है, मोस्टली में कर जाता है। चलो अभी 25 का आंसर मेरे को देंगे। कौन देगी आंसर? पीयूष, पीयूष कुमार। 25 का आंसर बताओ। पीयूष, आदित्य। यस मैम, पढ़ रहा हूँ। ओके ओके, पढ़ो पढ़ो। नेक्स्ट तब तक दिव्या, दिव्या मेरे को आंसर देगी 26 का। नितिका आंसर देंगी 30 का। संतोष आंसर देंगी 31 का। और तनु आंसर देंगी 32। और महक आंसर देंगी 33। सबने अपने अपने नोट डाउन कर लिए? तो मेरे को आंसर मैम बता व्हाट दो। अबाउट मी? आपको तो पता है मेरे को आंसर क्या आएगा। 30 का। हिमा आपको थोड़ी ना बोला था बेटा 30 का डी। मैम एक्चुअली आपके बताने से पहले ही जब आप 29 डिस्क्राइब करे थे तभी मैंने 30 का आंसर लिख दिया था। कोई बात नहीं, मैम मुझे चलो लगा था वैसे पूछोगे। 25 का आंसर पीयूष जल्दी बताओ। Which one of the following statement is correct with respect to immunity? Pre-formed, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज को स्नेक वाइपर बाइट कर लेता है तब दी जाती है। एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजन टी लिम्फोसाइट बनाता बी है। आई थिंक, कौन सा? बी। बी। आगे भी तो पढ़ लो एक बार। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स each of which has 4 light chain. Rejection of kidney graft is the function of B lymphocyte. अब आप बताओ। आई थिंक बी ऑप्शन इसका। बी। बी क्यों होगा इसका आंसर करेक्ट? ए ऑप्शन में क्या गलत है? आपके अकॉर्डिंग बी करेक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू यू ए इनकरेक्ट होगा। तो ए में आप मेरे को इनकरेक्ट बताओ क्या है। सी में क्या इनकरेक्ट है, डी में क्या इनकरेक्ट है, ये बताओ। सी में तो 4 लाइट चेन नहीं होती। या वेरी गुड। 4 लाइट चेन नहीं होती, 2 लाइट चेन होती है। वेरी गुड। डी में बताओ, डी में क्या गलत है? रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। अगर आपने डी बता दिया ना क्या गलत है, तो आपका आंसर भी सही हो जाएगा। हम सबकी बॉडी के अंदर 2 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम बताओ, टी लिम्फोसाइट का काम बताओ। मेन पार्ट तो यही है हमारे पूरे चैप्टर का। आपने संडे में एक्स्ट्रा क्लास जो मैंने लिया था वो अटेंड नहीं किया था क्या? नो मैम। तो सुनो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स होते हैं। बनते कहाँ पे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बनते हैं। चलो जी आंसर करो। बेटा जो आंसर बताएगा ना उसको एक्सप्लेन भी करने पड़ेंगे बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। बताओ जी आप। मैम जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो हमारी एंटीबॉडीज को बनाता है, पर जो टी लिम्फोसाइट्स होता है वो हमारी एंटीबॉडी में को बनाने में हेल्प करता है। वेरी गुड। पीयूष क्या बताया जिया ने? बी एंटीबॉडीज बनाता है और टी हेल्प करता है। टी हेल्प करता है एग्जैक्टली। और लेकिन टी का हेल्प करने के अलावा एक और काम होता है, वो मेरे को ग्राफ्ट साथ रिजेक्शन, या हम ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी हेल्प करता है। कोई भी टिश्यू ग्राफ्ट हुआ है आपकी बॉडी के अंदर या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा है, तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनाने का, उसको रिजेक्ट करने का काम भी
टी लिम्फोसाइट करता है। तो टी लिम्फोसाइट के तो काम हो गए बड़े बड़े, आपकी बॉडी के अंदर कोई टिश्यू आया है नया, ये नया ऑर्गन आया, उसको रिजेक्ट करने का काम करेगा। बी लिम्फोसाइट सिर्फ एंटीबॉडीज बनाने का काम करेगा। अब करेक्ट ऑप्शन बताओ पीयूष क्या होगा? क्योंकि टी हेल्प करता है तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। लेकिन हमें तो करेक्ट बताना ना यहाँ पे, करेक्ट कौन सा है फिर? फिर ए एक होगा। ही तो बचा है। ये होगा, राइट। मैम ए हो स्नेक विनोम जो होता है ना उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दिए। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने ये चीज बताया भी था अच्छे से कि दो याद रखने हैं आपको, वीकेंड वाला और प्री फॉर्म्ड वाला। अब डी, जो डी ऑप्शन है ना उसमें किडनी ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने का काम कौन करता है? टी लिम्फोसाइट करता है। टी लिम्फोसाइट। चलो 26 वाला मैंने किसको बोला था सॉल्व करने के लिए? मैम बी। 26 का which one of the Yes, following ma'am. pair contain an infection and a non-infectious disease? एक infectious और non-infectious और respectively 26 लिखा हुआ है। पहली infectious होनी चाहिए, सेकंड non-infectious होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा मैम 26 का बी। बी 26 का बी। एड्स infectious है और कैंसर नॉन। वेरी गुड वेरी गुड। 26 का हुआ ये हमारा। 30 को किसको बोला था मैंने सॉल्व करने के लिए? मैम मेरे वो बताओ 30 का। मैम डी। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है ये? ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एग्जैक्टली, वेरी गुड। 31 मैम मुझे बताओ। मैम सी है प्लेग। 31 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिसीज? बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है? मलेरिया तो प्रोटोजोन डिसीज है, डिसेंट्री और प्लेग ये दो ही है हमारी बैक्टीरियल, तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 32 किसको बताना है? ए। 32 का द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एग्जैक्टली स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। 33 किसको बताना है? मैम ए। ए, वेरी गुड, आईजीई एंटीबॉडीज। तो यहाँ तक हुए हमारे सारे क्वेश्चन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अभी डाउट नहीं है तो अभी हमारे पास सिर्फ 13 मिनट्स बचते हैं इस क्लास के, तो जरा ना इनको 10 मिनट्स में solve करो। हाँ जी, मैम जब ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है तो टी हेल्पर हेल्प करते हैं, टी किलर हेल्प करते टी हैं? किलर हेल्प करता है, मतलब टी किलर उसको रिजेक्ट करने का काम करता है। टी हेल्पर तो बी लिम्फोसाइट को हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में। ओके 34 वाला सॉल्व करो। जो बच गए हैं बच्चे सब के सब अब आंसर करेंगे चैट सेक्शन में, ताकि मेरे को पता चल जाए कौन आंसर नहीं कर रहा है, फिर मैं उसी को क्वेश्चंस दूंगी। डी। चैट सेक्शन में आंसर करो। ऐसे आप आंसर कर देते हो बाकी बच्चे फिर नहीं पढ़ते, वो भी सारे सीधा डी डी बोल देता है। सब बच्चों को पढ़ना जरूरी है ना। मैम तो आप पोल करवा लो। पोल करा ले, लेकिन पोल में ना मेरे को पता नहीं चलता ना कि किसने गलत आंसर दिया है। अभी वो क्लास के बाद इंफॉर्मेशन आती है कि किसने क्या आंसर दिया है। यहाँ पे तो आप चैट सेक्शन में लिखोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कौन गलत कर रहा है, तो मैं इसको करेक्ट करा सकती टाइप हूँ। नहीं आती। नहीं, लाइव नहीं पता चलता। लाइव में सिर्फ ये पता पता नहीं चलता है था, कि मुझे लगा कि पता चलता होगा। लाइव में ये पता चलता है मैक्सिमम स्टूडेंट ने किसको वोट किया है, किसने किसको किया ये नहीं पता चलता। इसलिए जब स्ट्रेंथ कम होती है ना क्लास में तो मैं ऐसे ही कराती हूँ, जब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तब उस केस में हम पोल कराता है। 35 का बी, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, वेरी गुड, ये तो बहुत सिंपल है, बोन मैरो एंड थाइमस। 36 वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो, पोलियो के अगेंस्ट कैसी वैक्सीन दी जाती है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। राइट। 37 वर्ल्ड एड्स डे, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों की, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट डेज मेंशन थे। फर्स्ट दिसंबर। कौन सा? फर्स्ट। सी ऑप्शन मैम। या 1 दिसंबर। नेक्स्ट, LSD। 40 वाला करना है। विच ड्रग इज बीइंग टेकन बाय सम मैम बी। पर्सन्स नाउअडेज, सबसे ज्यादा
कौन सी ड्रग ली जाती है एग्जैक्टली? ऑप्शन सी होगा ना मैम? आप बताओ क्या होना चाहिए? मैम सी ऑप्शन होगा सी। या सी होगा? कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड सबसे ज्यादा स्पोर्ट पर्सन्स के थ्रू यूज किया जाता है, और कैनाबिनॉइड में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एम्फिटामाइन। कैनाबिनॉइड में भी एम्फिटामाइन है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है स्पोर्ट पर्सन्स के थ्रू। 41 42 ओड वन आउट वाले क्वेश्चन समझते हो कि इसमें से कुछ एक ऑप्शन ऐसा होगा जो रिलेट नहीं कर रहा होगा बाकी ऑप्शन से? यस मैम। यस। चलो करो फिर इसको। रेबीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स तीनों की तीनों वायरल डिसीज है। एम्बिगोइसिस, जियार्डिसिस, ट्राइपैनोसोमियासिस तीनों की तीनों कैसी डिसीज हैं? हेलमिंथ, यस मैम। प्रोटोजोन? हेलमिंथ। और टीनियसिस, एस्केरियासिस और एलिफेंटाइसिस? स्केरिस तो हेलमिंथिस है। और डी, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस और टीटनस? ट्यूबरक्लोसिस और टीटनस दोनों बैक्टीरियल डिसीज है, लेकिन कैंसर को कोई यही कैंसर होगा। तो बैक्टीरिया ही है ना। सो द करेक्ट आंसर इज डी। 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 वेरी गुड। चलो 41 हुआ, 42 पढ़ो फटाफट से। मैम 42 का सी होगा। स्मॉल प्रोटीन प्रोड्यूस बाय वर्टिब्रेट इन रिस्पांस टू वायरल इन्फेक्शन। तो सिंपल है, जहां पे भी वायरस होगा वहां पे होगा हमारा इंटरफेरॉन। टीयर्स। अभी आगे करो। 38 और 43, 44, 45 और एक 39 वाले का ऐसे ही बता दो। मैम जो है 30 बाकी सारे वही चैट में करने हैं कमेंट। हाँ चैट में बताओ सब। 38 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग? मैम 39 वाले का कैनाबिनॉइड। 39 वाले का कैनाबिनॉइड, राइट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक स्ट्रक्चर थी जिसके अंदर 6 और 5 दो मेंबर्ड स्ट्रक्चर थी। वो किसकी थी स्ट्रक्चर? मॉर्फिन की। सिर्फ दो स्ट्रक्चर इसमें याद रखनी है। 38 वाला, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन से अप्रोचेस यूज किए जाते हैं? ऑप्शन डी। डी, राइट। जीन थेरेपी, All of the सर्जरी, रेडियो सब कर सकते हैं हम लोग। 43, which one of the following act as a physiological barrier to the entry of microorganism in human body? मैम Physiological, इसका होगा ऑप्शन डी। physical barrier है ना शायद स्किन तो। टीयर्स होगा। स्किन तो फिजिकल बैरियर है, टीयर्स होगा ना? टीयर्स होगा। हाँ मैम टीयर्स होगा। यस मैम टीयर्स होगा ना। 44 और 45। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। Treatment of snake and bite by antivenom is an artificially acquired passive immunity. Exactly. Drug useful to increase cardiovascular effects in human being. Cardiovascular. Cocaine. Simple. यस मैम कोकीन ही होगा। 45 का होगा ए। तो यहाँ तक बच्चों कोई डाउट किसी को? नो मैम। मैम भाई तो आप लोगों को ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में फुल कॉन्फिडेंस हो चुका होगा चैप्टर में।